नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। दिल्ली में हम लोग मौजूद हैं और 19 दिसंबर दिल्ली में बैठक होनी है, इंडिया गठबंधन की अगली बैठक। 5 राज्यों में चुनाव। कहा जा रहा था कि यही 5 राज्य 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल है और इस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदी भाषी बेल्ट में विपक्ष का सफाया करते हुए सरकार बनाई है। सेमीफाइनल कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। अब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। सभी राज्यों में इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ा गया। अब दोबारा बैठक होगी। किस तरीके से क्या रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि अब रेस में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे नज़र आ रही है और अभी इंडिया गठबंधन की उस तरीके से बैठकें भी नहीं हुई। कौन कितनी सीटों पे कहाँ चुनाव लड़ेगा, अभी तक ये मसला बहुत बड़ी चुनौती सभी पार्टियों के साथ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अरुणेश यादव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरुणेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहली तो मैं आपकी एक बात का खंडन करना चाहूँगा, जो आपने कहा है ना कि हिंदी भाषी बेल्ट में कांग्रेस का सफाया हुआ। हारे जरूर है, हाँ विपक्ष का हारे जरूर है, लेकिन विपक्ष का सफाया नहीं हुआ। आप वोट परसेंटेज देखिए, सफाया हम तब मानते कि जब जनता ने हमें नकार दिया होता। लगभग तीनों राज्यों में हमारा वोट प्रतिशत 40 के आसपास रहा है। ये बात जरूर है। सेमीफाइनल कह रहे हैं, सेमीफाइनल हारे के जीत गए। हार होती है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा वोट प्रतिशत मिलने का मतलब है कि जनता के जो मुद्दे हमने जनता के उठाए हैं, उन मुद्दों को जनता ने पसंद किया। बस कमी ये रही कि हम उन मुद्दों को जनता तक और अच्छे से नहीं पहुंचा पाए। हाँ, हमने हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रही। सामाजिक न्याय की जो हमने बात कही, उस बात को हम पूरी तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हमें ज्यादा ओबीसी के ज्यादा लोगों को टिकटें देनी चाहिए थी। वो टिकटें हम ज्यादा नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं वहाँ का ओबीसी समाज हमसे नाराज हुआ। राजस्थान में कुछ नाराजगी रही कुछ विधायकों की। उन नाराज विधायकों को हमें हटा देना चाहिए था, उनको दोबारा टिकट नहीं देना चाहिए। गठबंधन की बैठक पे आते हैं जी। 3 बैठक पहले भी हो चुकी हैं। अभी तक लगातार यही सवाल उठ रहे थे कि सीटों पे बात करने से क्यों आप लोग पीछे हट रहे हैं। अब बहुत नजदीक चुनाव आ गया है, सीटों पे किस तरीके से, कितनी बड़ी चुनौती ये है? देखिए साहब, कहने सुनने में तो ये लगता है कि साहब बैठक क्यों नहीं हुई, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये आप एक मान लीजिए कि एक तरीके से इत्तेफाक है कि 5 राज्यों में से 4 जो राज्य थे, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनमें प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ही था। तो इस वजह से हम ये मान सकते हैं कि देर हुई। अगर मान लीजिए कांग्रेस की बजाय कोई और पार्टी इंडिया गठबंधन की इसमें प्रमुखता से चुनाव लड़ रही होती, तो क्या वो इस काबिल होती कि वो बीच में बैठक कर सकती? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी इस समय चुनाव लड़ती है, वो 24/7 चुनाव लड़ते हैं। उनके सारे मंत्री और प्रधानमंत्री तक चुनाव प्रचार करते हैं, 24 घंटे करते हैं। हालांकि देर हो गई है सीट, और जो बैठक सीट का मसला कितना बड़ा है? बैठक जो है वो 6 तारीख को होनी थी। किसी कारण से अखिलेश जी और 2-3 नेता थे, उनकी व्यस्तता थी, तो 6 तारीख को बैठक नहीं हो पाई। अब वो बैठक 19 को होगी। और सीटों का हमें लगता है कोई मसला नहीं है, सीटें पहले से ही तय हो चुकी हैं। जो मेरी जानकारी है, अक्टूबर के महीने में जो कमेटी बनाई थी, 4-5 कमेटी बनी हुई है चुनाव प्रचार के लिए। एक कमेटी इंडिया गठबंधन की एक सीट के लिए है, एक सोशल मीडिया के लिए और एक रिसर्च और सर्वे के लिए है। तो इन कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट जो इंडिया गठबंधन के जो 11 मुख्य नेता हैं उनको सौंप दी है। सीटों का मामला ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है, बस 19 तारीख को उस पे अमली जामा पहनाना बाकी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी जो भी र्यूमर उड़ा रही है, तो वो सारे के सारे निराधार हैं। गठबंधन मजबूत है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 19 तारीख को जो बैठक होगी, उसमें 1 या 2 दल और बढ़ेंगे। जो लोग ये कह रहे थे ना कि कुछ लोग जो है वापस हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, 1-2 दल और बढ़ेंगे। 19 को हमें सीटों का पता चल जाएगा, कौन कहाँ कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल पता लग जाएगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। इन चुनावों की वजह से वैसे ही 1 महीने की देरी हो चुकी है। ये बैठक 25 अक्टूबर को होनी थी, जो लगभग 1 महीने क्या ऑलमोस्ट मान लो 2 महीने देरी हो गई है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि 19 तारीख को स्थितियां पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है बीजेपी जो है फरवरी में आचार संहिता लगा सकती है और मार्च में कभी भी चुनाव करवा सकती है। एक 370 का भी मामला इन्होंने अभी निकाला है, 370 का जो मसला है,
तो उसको विसात बना के पीओके का मामला उछाल के ये इस बार चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जो इनके 2014 के मुद्दे थे उनमें तो ये पूरी तरीके से धराशायी हो चुके हैं। रोजगार ये दे नहीं पाए आपको, ये जो साहब किसानों को एमएसपी नहीं दे पाए, भ्रष्टाचार ये कम नहीं कर पाए, तो अब इनके पास ले दे के एक ही मुद्दा बचता है। और वो आपने देखा कल पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने जो है नेहरू जी को कोसना शुरू कर दिया, पीओके को लेके जो है सिगुफा छेड़ दिया। अब इनके पास जानकारियां होती नहीं है, झूठ परोसना इनका काम है, झूठ की फैक्ट्री है ये लोग। और इसी तरीके से इसी बिसात पे ये लोग आगे चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। देखिए, जीत और हार, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ना आप कोई भविष्यवक्ता है। जीत और हार तो जनता तय करेगी, ये जनता फैसला लेगी कि उन्हें क्या पसंद है। उन्हें अगर पीओके पसंद है, उन्हें अगर 370 पसंद है, तो आप चाहे उनके सामने, जैसे अभी 3 राज्यों के चुनाव में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा रखा, किसानों की एमएसपी का मुद्दा रखा और तमाम मुद्दे रखे, तो वो पूरी अच्छी तरीके से वो डिलीवर नहीं हो पाए। अब चूंकि केंद्र का जो चुनाव होता है उसके मुद्दे अलग होते हैं, तो अब ये देखने वाली बात ये रहेगी कि जनता क्या पसंद करती है। और दूसरा जो बात है वो ये है कि इंडिया गठबंधन कितना भरोसा जनता को दिला पा रहा है। ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण है। 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और हो सकता है इसका नेतृत्व कर रही है इंडिया गठबंधन का। हालांकि इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है ऑफिशियली, लेकिन नेतृत्व कर रही है। नहीं, नेतृत्व तो नीतीश जी ही कर रहे हैं। ये मीडिया द्वारा र्यूमर उड़ाए गए हैं। नीतीश जी ने ही इस गठबंधन की शुरुआत करी थी और नीतीश जी ही इस इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। माननीय खड़गे साहब और राहुल जी ने पहले ही मना कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं। बाकी जो परसेप्शन बन रहा है वो मीडिया द्वारा बनाया जा रहा है। नीतीश जी भी तो मना कर रहे हैं कि मैं भी रेस में। वो नीतीश जी का बड़कपन है, और ये बातें जो प्रधानमंत्री कौन होगा ये जनता तय कर लेगी। भाई, जिसको जनता बोलेगी प्रधानमंत्री बनाना है उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। मुख्य बात ये नहीं है प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्य बात ये है कि हम जनता के मुद्दों को कितनी अच्छी तरीके से रखते हैं और कितनी अच्छी तरीके से उनको डिलीवर कर पाते हैं और कितना अच्छे तरीके से जनता को कन्वेंस कर पाते हैं। ये तीनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। 3 राज्यों में हार के बाद इस चीज को आप मानते हैं कि जो विपक्ष का मुद्दा था, जो कांग्रेस का मुद्दा था, वो जनता को पसंद नहीं आया? नहीं, जनता को पसंद आया। मैंने फिर आपसे कहा अगर पसंद नहीं आया होता तो हमें इतने वोट नहीं मिलते, हमें काफी अच्छे वोट मिले। और आप देखिए 2019 में हम तीनों राज्य जीते थे, मध्य प्रदेश भी जीते थे, छत्तीसगढ़ भी जीते थे और राजस्थान जीते थे। लेकिन 2019 का जो लोकसभा है वहाँ इन तीनों राज्यों में हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत खराब रहा था। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप राज्य जीत गए तो केंद्र भी जीत रहे हैं, और राज्य हार रहे हैं तो केंद्र भी हार रहे हैं। जबकि 2003 में हम लोग जो है इन तीनों राज्यों में हारे थे और 2004 में हम केंद्र में आए थे। तो राज्य और केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं। अब यहाँ पे बीजेपी की सरकार बन गई तो एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, लोगों का एक गुस्सा भी आता है, लोगों की जो नाराजगी है वो भी निकल के आती है। तो हो सकता है वो नाराजगी का लाभ इंडिया गठबंधन उठाने में कामयाब रहे। अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और आपका जो है महाराष्ट्र की बात करें, ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां मिला जुला के 250 सीटें होती हैं। अगर इन चारों राज्यों में हम अच्छे से मजबूती से बीजेपी को डिफीट दे दें, अगर बीजेपी को हम यहाँ इन चारों राज्यों में कम सीटों पे रोक दें, तो साउथ इंडिया में तो ये फेल है। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में 131 सीटें हैं, चारों राज्यों में कांग्रेस बीजेपी को 0 सीटें मिलेंगी। इन चारों राज्यों में कांग्रेस की कितनी भूमिका रहेगी? देखिए, कांग्रेस की इन चारों राज्यों में इसमें कोई संदेह नहीं है। हम भाई मोदी जी की तरह बड़बोलापन नहीं करेंगे। यहाँ हमारी जो भूमिका है वो छोटे भाई की रहेगी। उत्तर प्रदेश में बड़ी भूमिका सपा की रहेगी, बिहार में आरजेडी जदयू की रहेगी, महाराष्ट्र में जरूर हम लोग 1/3 के पार्टनर रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में जो हमारी साझेदारी है वो तीनों पार्टियों की लगभग बराबरी की है। बंगाल में नो डाउट ममता बनर्जी जी जो है वो उनको ज्यादा सीटें दी जाएंगी। दलित वोट बैंक, क्योंकि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में पीडीए की बात करते हैं, राहुल जी भी लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, पत्रकारों से पूछ रहे हैं कौन सी कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं इसमें। तो क्या दलित, क्योंकि मायावती जी उस गठबंधन से काफी दूर अभी फिलहाल नजर आ रही हैं, तो क्या खड़गे जी वो दलित चेहरा हो सकते हैं? देखो साहब, मायावती जी सिर्फ तभी तक इस गठबंधन से दूर है जब तक आचार संहिता नहीं लगती, क्योंकि मायावती जी की अपनी व्यक्तिगत मजबूरियां भी हैं। और अब मैं उस पे
बहस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो निसंदेह जो बहुजन समाज की एक बड़ी नेता है। खड़गे जी वो चेहरा हो सकते हैं कि नहीं दलित खड़गे का? जी तो निश्चित तौर पे वो चेहरा है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि बहन जी भी इंडिया गठबंधन में आएंगी। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आचार संहिता लगने दीजिए, बहन जी भी इंडिया गठबंधन में आएंगी। क्योंकि सबको मालूम है, अगर 2024 के चुनाव में ये झूठे मक्कार लोग दोबारा सत्ता में आ गए तो ये चुनाव वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, संविधान वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। आप भूल जाइए कि कोई चुनाव होगा। आप ये कह रहे हैं जिस तरीके से चीन में और रूस में सिस्टम चल रहा है, वही सिस्टम मोदी जी लगा देंगे, और ये सभी दलों को पता है। इस वजह से जो 2024 का जो चुनाव है वो आर्या पार की लड़ाई है, और सारे विपक्षी दल पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे, बेशक आपको दिख ना रहे हो, क्योंकि दिखाने वाला तो गोदी मीडिया है ना, और गोदी मीडिया इस समय जो है वो आप जानते ही है क्या दिखा रहा है। तो मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ, 19 दिसंबर को क्या हम इंडिया गठबंधन के लिए कोई सकारात्मक खबर देख सकते हैं? सारी सकारात्मक खबरें आपको दिखेंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि हमें जो जानकारी है हमारे हिसाब से बैठक सकारात्मक रहेगी, अर्थपूर्ण रहेगी, और जनता को जो मनोबल, जो भोली भाली जनता का जो थोड़ा बहुत मनोबल गिरा हुआ है, हालांकि जनता जनार्दन है, बहुत महान है, उसको अच्छी खबर मिलने वाली है, और गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, और एनडीए गठबंधन को और बीजेपी को हम लोग सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के सभी दल एक साथ आने वाले हैं। दिल्ली में 19 दिसंबर को बैठक होनी है। क्या इस बैठक में वो जिस चीज का सभी लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर किस राज्य में चुनाव लड़ेगी, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल लगातार पूछा जा रहा है। क्या 19 तारीख को उसका जवाब मिल सकता है, ये समय बताएगा। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं कि 19 तारीख को क्या क्या खबरें हो सकती हैं? क्या गठबंधन फिर से एक बार मजबूती से उठ के निकल के सामने आएगा? ये आप लोग कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। कितनी लड़ाई और कठिन इन 3 राज्यों में हार के बाद विपक्ष की हो गई है, इंडिया गठबंधन की हो गई है, और क्या इंडिया गठबंधन कम बैक कर पाएगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।